नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन और ये अपकमिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैं अमन कोठर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड एजुकेटर, आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 4, बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे पास, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी क्यों है, इस टॉपिक को मैंने स्किप क्यों नहीं किया था। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे जहां पर कि ये टॉपिक को थोड़ा सा स्किप कर दिया गया है या उतना फोकस में नहीं पढ़ाया गया है। बट मेरे लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट, ये क्लासिफिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि जब कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या सोशल वर्कर जब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को पढ़ता है या उनके बारे में समझने की कोशिश करता है, तो वो सिर्फ दो ही बुक्स से अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करेगा, जिसका नाम है पहला डीएसएम और दूसरी है आईसीडी। ठीक, तो इसीलिए ये फोकस में मैंने ये टॉपिक रखा है और बोर्ड एग्जामिनेशन से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल एज अ थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। यहाँ पर अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं डीएसएम की, जो कि हमारे पास बनती है। डीएसएम का फुल फॉर्म डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो बनाई गई थी एपीए के द्वारा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के लिए। इसका फर्स्ट एडिशन 1952 में आया था। हाँ, इसके जो मैं अगर कहूँ कि इसके बारे में जो काम करना शुरू हुआ था वो कई साल पहले शुरू हो चुका था, 1952 से पहले। बट जो फर्स्ट पब्लिशिंग हुई थी वो हुई थी 1952 में। उसके कुछ एडिशंस भी हैं और लेटेस्ट एडिशन 2022 में उसका आया है टेक्स्ट रिवीजन DSM-5 का। अब ये यूज कौन कौन करता है बेसिकली अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, साइकेट्रिस्ट जितने भी ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, लाइक मी एज वेल एज एन इंडिविजुअल, जब मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ या वेन एवर आई टेक ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस, तो मेरे को ये डीएसएम बहुत ज्यादा नीडेड रहता है। एट दैट मोमेंट ऐसा नहीं है कि मैं क्लाइंट्स या पेशेंट्स के सामने ये डीएसएम की बुक खोल के पढ़ता हूँ, बट यस, जो सेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे हिस्ट्री मिलती है मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ आफ्टर द सेशन एज वेल एंड प्रिपेयर करने के लिए बिफोर द सेशन एज वेल। DSM-5 का ये मेरे पास तो प्रिंट आउट है, मेरे पास एक्चुअली पूरी बुक है, बट अभी पूरी बुक थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी शो करनी, तो इसीलिए मैंने अभी आपको इसका फर्स्ट जो लॉट था, एक्चुअली मैंने इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करवाया है ताकि फॉर माई ओन कन्वीनियंस। क्योंकि एक जो डीएसएम की बुक है वो काफी बड़ी बुक है, काफी मोटी बुक है, वो इतनी आई गेस इतनी होगी साइज में, बट मैंने उसको 4 डिविजन्स में बाइफोकेट किया है ताकि वो मेरे कन्वीनियंस के लिए, ताकि मैं जहाँ कैरी करता हूँ वो मेरे लिए इजी रहे। तो ये उसका फर्स्ट जो है बुक है, जिसमें कि सिर्फ क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया हुआ है, कॉशनरी स्टेटमेंट बताई हुई है कि फॉरेंसिक यूज किस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद इसमें कई सारी चीजें बताई हुई हैं, जैसे कि मैनुअल का यूज करना है, क्लिनिकल केस फॉर्मुलेशन कैसे करना है, डेफिनेशन, मेंटल डिसऑर्डर की डेफिनेशन होती क्या है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर एबनॉर्मलिटी, 4th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक एबनॉर्मलिटी पढ़ा था, तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा एक झलक अभी भी हमें मिल सकता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, हार्मोनाइजेशन विद ICD-11 जो हमारे पास लास्ट 2022 में आया था क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग ही डीएसएम की कोडिंग होती है। ठीक, तो ये चीज आपको जानने के लिए थोड़ी सी हो सकता है अलग लगे, बट ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब डीएसएम की जो कोडिंग होती है, जो भी उसके कोड्स दिए जाते हैं, वो होते हैं बेसिकली हमारे पास आईसीडी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी जब मैं आईसीडी के बारे में पढ़ाऊंगा तो ये ज्यादातर बुक जो है इंडिया में यूज होती है, और आईसीडी तो मेरे पास ये कंप्लीट है। दिस इज द बुक दैट आई यूज, दैट इज द आईसीडी एंड इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एंड WHO जेनीवा का ये पब्लिकेशन है। ICD-10 का मेरे पास अभी वर्जन है, 11th मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, बट हाँ वो है मेरे पास। सो यहाँ पर भी मैं जब ICD आएंगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्या अब ये यूज कौन कौन करता है, हम जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के लिए, जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं स्पेशली, उनके लिए ये 2 बुक्स एक तरीके से बहुत ही ज्यादा
हेल्पफुल बुक्स कंसिडर किए जा सकती हैं फॉर ओनली अ पर्टिकुलर रीजन दैट यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, लीगल सिस्टम्स में कभी कभार कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, आइदर कोई ज्यादा बिहेवियर की वजह से ऐसा कोई केस हो गया है जिसमें सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है या कोई मेंटल इंस्टेबिलिटी थी या साइकोटिक केस था, तो वहां पर जो एडवोकेट्स हैं वो ज्यादातर ये डीएसएम और आईसीडी का यूज करते हैं कि ये कोडिंग, ये मेंटल डिसऑर्डर जो है कहीं ये फेक तो नहीं कर रहा है इंसान, कहीं जिस वजह से, बिकॉज मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो सजा होती है, अगर एक इंसान मेंटल अनस्टेबल है, अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो कोर्ट जो है उसको सजा थोड़ी सी कम देता है जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट साउंड एट दैट मोमेंट। साउंड का मतलब मेरा यहाँ पर ये है दैट वो वहां पर अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। जो हमने कल पढ़ा था सोसाइटी के नॉर्म्स, मैलअडैप्टिव बिहेवियर, अगर वो ज्यादा कैरी ऑन कर देता है तो उसको साइकोटिक घोषित कर दिया जाता है इन कोर्ट्स, बट कहीं वो फेक तो नहीं कर रहा है, तो इस चीज के लिए जो लीगल सिस्टम्स होते हैं वहां पर ये यूज की जाती है बुक। रिसर्चर्स यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसे यूज करती हैं, बिकॉज डीएसएम और आईसीडी ये दोनों के लिए जो यूसेज है ये आईसीडी के लिए भी सेम इम्प्लाई होती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट हाँ, यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेसिकली यूज क्यों करेंगी, इसमें तो कोडिंग्स दी गई है, डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, बट डिसऑर्डर्स का हर क्लिनिकल फीचर, हर सिम्टम, हर डायग्नोसिस, एसोसिएशन, कोमॉर्बिडिटी, सारी की सारी टर्म्स डिफाइंड हैं डीएसएम और आईसीडी में। आईसीडी थोड़ी सी छोटी बुक हो जाती है, इतना उसमें थोरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट डीएसएम में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, वर्ड टू वर्ड, एक एक डिसऑर्डर तकरीबन 7 से 8 पेज का डिफाइन किया जा सकता है डीएसएम में। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एडिशंस आते हैं जो कि 1952 से लेकर 2022 तक थे, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, जिसमें कुछ टीआरस हैं और कुछ आर्स हैं। ये आर और टीआर बेसिकली होते हैं टेक्स्ट के रिविजन्स, जहां पर हम फोर्थ, जैसे मैं एग्जांपल लूं, 1994 में जो फोर्थ एडिशन आया था डीएसएम का, उसका रिवीजन 2000 में हुआ, तो उसको चेंज नहीं किया गया। अब ये रिविजन्स बेसिकली होते क्यों हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम, आफ्टर डेकेड्स और आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम, कुछ नए डिसऑर्डर्स, कुछ नए डायग्नोसिस, कुछ नए सिम्टम्स मिल जाते हैं, जिस वजह से रिसर्चर्स जो हैं वो इन सारी चीजों को हर एक नए एडिशन में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि कितना समय एक डिसऑर्डर को या एक डीएसएम की बुक को लिखने में जाता है, तो अगर मैं इंसानों के बारे में बताऊं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बेसिकली ये बुक्स को लिखा है, तो अब यहाँ पर देखेंगे DSM-5 टास्क फोर्स, यहाँ पर ये सारे लोग हैं, APA डिवीजन ऑफ रिसर्च स्टाफ, ऑफिस ऑफ द मेडिकल डायरेक्टर, उसके बाद ये भी सारे नाम है, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर किसने लिखा, मूड डिसऑर्डर्स किसने लिखे, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये हर तरीके के डिसऑर्डर्स पे रिसर्च किसने करी, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हो रही है बच्चों, ये लिस्ट अभी जाती जा रही है और ये लिस्ट एंड तक जाती जाएगी। यहाँ पर आता है डीएसएम क्लासिफिकेशन, ठीक, जो हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं आईसीडी पे। आईसीडी इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। इसका कोडिंग हमारे पास होता है F00 से लेके F99 तक, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स की बुक नहीं है सिर्फ। इस चीज को हमें समझना है दैट आईसीडी जो पहले हमारे पास हिस्टोरिकल में जिसको नाम से जाना जाता था इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, तो ये इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ के नाम से 1893 में सबसे पहली बार इस्टेब्लिश हुई थी, पब्लिश नहीं हुई थी। पब्लिश इसकी हुई थी पहली 1900 में, बट ये WHO के अकॉर्डिंग नहीं थी, ठीक। तो हमें इसको समझना है दैट ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, जितने भी डिजीजेज होते हैं दुनिया में और अभी तक जितने खोजे गए हैं वो उन सबका लिस्ट आईसीडी में मेंशन्ड होता है, ठीक। सो ये तो एक फैक्ट हो गया बच्चों। अब WHO इसको प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ टीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड, फॉर ईच डिसऑर्डर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर और सिम्टम इज प्रोवाइडेड। अब जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पर हमारे पास जो मूड डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं, मूड डिसऑर्डर का हमारे पास जो पीरियड होता है, जो कोडिंग होती है, वो बेसिकली है हमारे पास F30 से F39।
अगर आप देख पा रहे हैं तो F30 से F39 का हमारे पास मूड डिसऑर्डर है। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हो गया F30 से F39, ठीक है। तो F30 से F39 के बीच में हमारे पास सारे मूड डिसऑर्डर्स आएंगे। मेनिया आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाएगा, ये सारे साइक्लोथीमिया, डिस्थाइमिया, सोमैटिक सिंड्रोम के साथ रेकरेंट डिप्रेसिव सिंड्रोम या डिसऑर्डर, ये सारी चीजें मूड डिसऑर्डर में आएंगी। अब यहाँ पर हर डिसऑर्डर के लिए क्या क्या चीजें गिवन है देखिए। जैसे मेनिक एपिसोड यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये बाइपोलर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है ये देखिए। F32 है डिप्रेसिव एपिसोड। अब F32 का जो डिप्रेसिव एपिसोड है, इसमें सबसे पहले तो सिम्टम्स बताए हुए हैं, उसके बाद इसका क्लिनिकल फीचर बताया हुआ है, किस तरीके से ये लोगों में शो होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका कोमॉर्बिडिटी बताई हुई है। कोमॉर्बिडिटी एक ऐसी टर्म है जिससे हमें पता चलता है कि इसके साथ और क्या क्या डिसऑर्डर्स लिंक किए जा सकते हैं, या ये किन डिसऑर्डर्स के साथ जोड़ा जा सकता है, या एक इंसान में किन 2 या 3 डिसऑर्डर्स का एक साथ प्रेजेंट होना ज्यादा कॉमन दिखता है। अब उसके बाद इसका 1893 में फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। बट मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कोडिंग है 0 से 99 की, ठीक। तो ये चीजें हमें देखनी है दैट यहां पर जो कंडीशन में आपको अगर दोबारा से दिखाऊं तो यहां पर ये चीज हमें दिखती है। देखिए यहां पर ये चीज हमें दिख रही है दैट F0 से हमारे पास स्टार्टिंग होता है डिमेंशिया, उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डिसफंक्शन, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ब्रेन डिजीज, ब्रेन डैमेज से लेके चलता जाता है और ये जाता है F39 और उसके बाद F84 जहां पर डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद लास्ट में आता है F98 एंड F99 लास्ट डिसऑर्डर हमारे पास यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। तो ये F0 से 99 की जो कोडिंग है ये सिर्फ होती है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। अब यहाँ पर इसके पहले 5 पब्लिकेशंस जो थे वो WHO ने नहीं करे थे, बट वो हर 10 साल बाद आफ्टर अ डेकेड जो ICD है वो पब्लिश की जाती है। पहले हुई 1900 में, फिर 1910 में, 20 में, 29 में, 38 में, ठीक। उसके बाद WHO में ICD 6 आई। अगर आप गूगल पे भी जाके देखेंगे, नेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको ICD 1, 2, 3, 4, 5 नहीं मिलेगा, उसको आपको डायरेक्ट मिलेगा ICD 6। क्योंकि जब WHO ने टेक ओवर किया था इस ICD को फॉर्म करना, इस पे रिसर्च करना, तो वो 1948 में सबसे पहली बार हुई, फिर 58 में, 68 में, 78 में, फिर 1993 में ICD 10 जो कि ये बुक है, तो ये 1993 की पब्लिशमेंट है। उसके बाद लेटेस्ट रिवीजन आया इसका 2022 में ICD 11 का, जिसका मेरे पास ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है एंड वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाता है WHO की वेबसाइट से। सो आई गेस कि ये टॉपिक आज का आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्लासिफिकेशन थोड़ा छोटा टॉपिक था, मैं समझ सकता हूँ, बट इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे वो समझने आपके लिए इजी हो जाएंगे बाय APA एंड बाय ICD का क्लासिफिकेशन जो DSM और ICD का हुआ, ठीक। सो आई गेस आपको आज की वीडियो भी उतनी ही पसंद आई होगी एंड मैं एक चीज चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें ताकि मुझे एक ऐसा सपोर्ट मिले जो कि मेरे को विजिबल हो और मैं एक अच्छे तरीके से और प्रिपरेशन के साथ एक अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूं, ठीक। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट्स, अपने बैचमेट्स की भी हेल्प करें बाय शेयरिंग दिस वीडियो लेक्चर्स। तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर भी कर सकते हैं ताकि एक पर्सनल साइकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस, एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक साइकोलॉजिस्ट कैसे ट्रीट करता है, डील करता है डिसऑर्डर्स को, वो सारी चीजें भी आपको मेंशन हो जाएं इन दिस शॉर्ट लेक्चर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स। सो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और कल का इंटरेस्टिंग बहुत टॉपिक होगा जहां पर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो कि एक एबनॉर्मलिटी को डिफाइन कर देती हैं तौर तरीके से, बहुत ही प्रूफ के साथ। तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में होते हैं, जो साइकोलॉजी में होते हैं, जो एनवायरनमेंट से आते हैं, कल जानेंगे इस वीडियो को। और आज की वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।